चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इनकम टैक्स को। और इनकम टैक्स में हम अपनी सबसे पहले डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर को, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। चैप्टर नंबर 1 नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। जब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो मैं आप लोगों से बड़ा सिंपल से दो शब्दों के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। पहला सब्जेक्ट, अगर हम लोग सब्जेक्ट का ही नाम लें तो सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स। क्या नाम है? इनकम टैक्स। पहले समझेंगे, उसके बाद में आप लोग इसको लिखना शुरू करेंगे। और अगर हम इनकम टैक्स वर्ड की बात करें तो जो इनकम टैक्स है वो आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक इनकम और एक वर्ड टैक्स। तो सबसे पहले जो हमें समझना चाहिए वो इसी बात को समझना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एंड व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स। आखिर इनकम टैक्स, जो ये दो वर्ड्स हैं इनकम और टैक्स, आखिर इनका इंडिविजुअल मीनिंग क्या है? देखिए, मैं प्रोविज़न भी स्टार्ट कर सकता हूँ, पर सीधे प्रोविज़न को स्टार्ट करना बिना सब्जेक्ट को जाने मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले हम लोग इन दो चीज़ों का मतलब अपना समझते हैं, उसके बाद में हम लोग है ना प्रोविजंस की तरफ को आगे बढ़ेंगे। जब बात इनकम की आती है तो मैं सिंपल सी बात आप लोगों से करता हूँ। मैं आप लोगों से, अब जैसे आप लोग वीडियो पर हैं तो बेटा मैं जैसे कोई बात करता हूँ तो आप उसका आंसर मन में सोचने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये आंसर निकाल लिया, उसके बाद में आप मेरे आंसर से मैच करेंगे। तो जब मैं वर्ड इनकम की बात करता हूँ तो आपको इनकम का मतलब क्या लगता है? बेटा सपोज कीजिए कि एक आपके घर के आसपास कोई ना कोई किराना शॉप होगी, आप उसका एग्जाम्पल लेते हैं। किराना शॉप है या कोई आपकी अपनी खुद की शॉप है, वहाँ पर आपने कोई सेल करी, गारमेंट्स की शॉप है, कंप्यूटर्स की शॉप है, मोबाइल की शॉप से कोई आपके ग्रॉसरी आइटम्स की शॉप है, आपने वहाँ पर सेल करी। और आज जो आपकी सेल हुई वो सपोज 50,000 रुपये की सेल हो गई। आज जो ये 50,000 रुपये की सेल हो गई, क्या ये 50,000 रुपये आपकी इनकम है? क्या 50,000 रुपये जो ये सेल हुई है, क्या ये आपकी इनकम है? अगर आपका आंसर है यस तो बेटा नहीं, ये 50,000 रुपये हमारी इनकम नहीं है। इनकम का मतलब कभी भी सेल से नहीं होता। इनकम का मतलब कभी भी ग्रॉस रिसीट से नहीं होता। मैं हूँ कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, सीए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जो मैं क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी देता हूँ उनसे मुझे कंसल्टेंसी की फ़ीस मिलती है। तो जितनी फ़ीस मिलती है क्या वो पूरी की पूरी मेरी इनकम है? मैं आप बच्चों को क्लासेस देता हूँ, जो क्लासेस देता हूँ उससे मुझे फ़ीस आती है, क्या वो फ़ीस जो मुझे आ रही है क्या वो पूरी की पूरी मेरी इनकम है? नहीं। कहीं ना कहीं अगर मैंने कोई सेल की है तो सेल के अगेंस्ट में मैंने परचेज भी की होगी। उस परचेज के साथ साथ मैंने कोई, हो सकता है कि प्रमाइसिस किराए पे ले रखा हो, उसके रिगार्डिंग रेंट पे किया हो। प्रमाइसिस अपना हो तो मैंने उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया हो, उस पर के रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे कुछ पे किया हो। कोई स्टाफ रखा हो, उसकी सैलरी मैंने पे की हो। मोबाइल का खर्चा है, इंटरनेट का खर्चा है। अगर मैं अपनी क्लासेस की बात करूं तो मेरे बुक्स का खर्चा है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। सीए कंसल्टेंसी की बात करूं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा है, कंप्यूटर परचेज करके लेकर आया उसका खर्चा है। खर्चे भी तो बहुत सारे हैं। तो ऐसे में जो मैं सेल कर रहा हूं, जो मुझे 50,000 रुपये आज मेरे को मिला, क्या ये मेरी इनकम मानी जा सकती है? तो बेटा नहीं। इनकम के रिगार्डिंग आप सबसे पहली बात को समझेंगे कि इनकम का मतलब कभी भी ग्रॉस रिसीट नहीं होता। इनकम का मतलब हमेशा नेट रिसीट से होता है। नेट रिसीट मतलब कि जो भी आपने इस इनकम को कमाने के संबंध में खर्चे भी किए हैं, उन खर्चों को डिडक्ट करने के बाद में जो आपका अमाउंट बचा वो आपकी नेट रिसीट है, और वही नेट रिसीट को ही हम आपकी इनकम मानकर चलते हैं। तो बेटा मैं अब यहाँ पर एक हेडिंग डाल रहा हूँ इनकम, और इनकम के बारे में मैं आपको जो जो पॉइंट बताते हुए चलूँगा उसको मैं आपको नोट डाउन कराता हुआ चलूँगा। तो आप लोग सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे इनकम, और इनकम का मतलब क्या है तो मैं इसको नोट डाउन कराना शुरू करता हूँ। इनकम refers to net receipts, not gross receipt। इनकम जो है उससे हम रेफर कर रहे हैं किसको? नेट रिसीट को, ना कि ग्रॉस रिसीट को। और अब आप पूछेंगे नेट रिसीट्स कैसे आएगा, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। वेयर
नेट रिसीट्स का मतलब क्या होगा, आपकी जो ग्रॉस रिसीट्स हैं आप उन ग्रॉस रिसीट्स को ले लीजिए और माइनस कर दीजिए इसमें से क्या, जो आपने खर्चे किए हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रेस्पेक्ट टू सच इनकम। सच इनकम मतलब जो इनकम हम बात कर रहे हैं, जिस इनकम से हमें रिसीट हुई है, उस इनकम के संबंध में अगर मैंने कोई खर्चा किया है तो हम केवल उसी को यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बेटा ऐसे में जो नेट अमाउंट बचेगा यही नेट अमाउंट हमारी इनकम माना जाएगा। तो पहली बात हम लोगों ने इनकम के रिगार्डिंग अपनी क्लियर करी कि इनकम का मतलब हमेशा नेट रिसीट से होगा, ना कि ग्रॉस रिसीट से। चलिए दूसरी बात पर अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। जब हम दूसरी बात करते हैं तो बेटा कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब बिजनेस हम नया नया स्टार्ट करते हैं तो कई बार होता है कि भाई आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाता है, कि जैसे फिक्स्ड कॉस्ट जो हो गई वो ज़्यादा लग गई। जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो भाई उन्होंने अपनी मशीन्स वगैरह बहुत सारी परचेज कर ली है ना, बिल्डिंग बनाने में उन्होंने अपने पैसे खर्च कर दिए, लेबर को उन्होंने इंगेज करने में पैसे बहुत सारे खर्च कर दिए, पर उतने उनको रेवेन्यूज जनरेट नहीं हो पाए। ऑपरेशन से उनको इतने सारे रेवेन्यूज नहीं जनरेट हो पाए कि वो अपने सारे के सारे खर्चों को सेट ऑफ कर पाते। रिसीट कम हुई और खर्चे ज़्यादा हो गए, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि आपको बिजनेस में लॉस हो गया। तो अब बात यहाँ पर यह आती है कि क्या सरकार इस लॉस के रिगार्डिंग भी ट्रीटमेंट करती है या नहीं करती है, या केवल सरकार को पैसे से मतलब है और हमने पैसा कमाया और सरकार ने कहा कि लाओ भैया टैक्स दो, आपको लॉस हुआ मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए, मेरे को तो मेरा हफ्ता दो, मेरे को वसूली करनी है, मेरे को तो भैया देश चलाना, पैसा दो। तो क्या हम इनकम टैक्स में लॉसेस का भी ट्रीटमेंट करते हैं? तो बेटा आंसर है यस। और जब हम बात करते हैं इनकम की तो इनकम में हम लोग प्रॉफिट के साथ साथ हम आपके लॉसेस को भी शामिल करते हैं। इनकम का मतलब केवल प्रॉफिट से नहीं होता, इनकम के मीनिंग में प्रॉफिट को भी शामिल किया गया है और इनकम के मीनिंग में आपके लॉसेस को भी शामिल किया गया है। अब आप बोलोगे कि सर लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो बेटा मैं देखिए ये सब चीज़ें भी एक हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं, तो मैं आपको मतलब ब्रीफली तो डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। डिटेल में हम लोग है ना जब रेस्पेक्टिव चैप्टर्स पर पहुंचेंगे तो बहुत डिटेल में डिस्कस करना है इन चीज़ों को। तो आपके मन में अब सवाल आया है कि हम लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो लॉसेस का ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल सा तरीका है कि भाई सपोज बिजनेस 1 है, उससे मुझे एक इनकम हुई 1 करोड़ रुपीस की। बिजनेस 2 भी है मेरे पास में जिस पर मुझे लॉस हुआ 20 लाख रुपीस का। तो अब सरकार कहती है कि यार आपने 1 करोड़ रुपए कमाया दूसरे बिजनेस किसी बिजनेस से और एक दूसरे बिजनेस में आपको 20 लाख रुपए का लॉस है। तो अब सरकार ये नहीं कहेगी कि लाओ 1 करोड़ पर मुझे टैक्स दो, वो कहेगी आपने नेट में कितना कमाया। 1 करोड़ का प्रॉफिट था, 20 लाख का लॉस था, तो नेट में आपने केवल 80 लाख रुपीस कमाए। तो सरकार कहती है कि हम आपके लॉस को आपके प्रॉफिट से सेट ऑफ कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, और एडजस्ट करने के बाद में जो नेट ऑफ अमाउंट बचेगा हम केवल आपसे उस पर ही टैक्स लेंगे। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में सवाल आया होगा, कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है, ख्याल तो अमिताभ साहब को आता था, आपको तो सवाल आता है, और आपके दिल में एक सवाल आया है कि सर सपोज मेरे पास में एक ही बिजनेस है, उसी बिजनेस में लॉस हो गया, मेरे पास कोई इनकम तो है ही नहीं, मैं तो उसको अब सेट ऑफ ही नहीं कर सकता, तो अब ऐसे में कैसे काम होगा। तो डोंट वरी, सरकार कहती है कि अगर आपके पास में लॉस हुआ और इस साल कोई और इनकम है उससे एडजस्ट कीजिए, एडजस्ट करने के बाद में जो इनकम बचती है उस पर टैक्स दीजिए। पर अगर आपके पास में कोई और इनकम नहीं है तो इस लॉस को आप अगले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। मतलब अगली साल कमाओगे तो उसमें से इस लॉस को माइनस कर लेना, अरे अगली साल भी नहीं कमाया, उससे आगे आने वाली अगली और सालों में कमाओगे उसमें एडजस्ट कर लेना। तो सरकार आपको करंट ईयर में भी सेट ऑफ करने का प्रावधान दे रही है, और अगर करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो ऐसे में उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का भी प्रावधान रखती है। तो बेटा हम इनकम की जब बात करते हैं तो इनकम में प्रॉफिट को भी इंक्लूड करते हैं, और जब हम इनकम की बात करते हैं तो उसमें हम लॉसेस को भी शामिल करते हैं। तो हम लोग इस बात को भी यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, इनकम इंक्लूड्स बोथ
प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। तो हम प्रॉफिट को भी शामिल करते हैं और हम लॉसेस को भी शामिल करते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप पूछते रहना। अब आप कहोगे ओह माय गॉड हम कैसे पूछेंगे, तो बेटा आपको पूछने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आप ये जो वीडियो है अगर सपोज YouTube पर पड़ी हुई है तो आप YouTube में जो कमेंट सेक्शन है उसमें इस वीडियो पर आप लोग जो भी अपने क्वेश्चन हैं उनको पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग ये क्लास अपने पेन ड्राइव, अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप में देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास में मेरा मोबाइल नंबर भी होगा। आप अपने मोबाइल नंबर से मेरे पर व्हाट्सएप, मेरे पर कॉल, मेरे पर SMS भी डाल सकते हैं, टेलीग्राम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप डिफरेंट मोड से मेरे तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ को पहुंचते हैं। चलिए, मुझे कुछ सामान परचेज करना था और सामान जो परचेज करना था मैंने उस सामान की अपनी एक लिस्ट बना ली और वो सामान की लिस्ट लेकर मैं मार्केट में दुकान पर पहुंच गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो बहुत सारे जान पहचान भी है, तो सपोज मैं अपने एक किसी नॉन दुकान पर चला गया और मैंने उनको अपनी सामान की लिस्ट पकड़ा दी और मैंने कहा कि मुझे जो ये सामान लिस्ट में लिखा हुआ है वो सामान आप पैक कर दीजिए। उन्होंने कुछ सामान पैक कर दिया और कहा कि सर कुछ सामान अभी मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, मेरे पास में कुछ सामान अवेलेबल नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, जितना है उतना आप पैक कर दो, जो अवेलेबल नहीं है उसको मार्क कर देना, कहीं और से ले लूँगा। तो मैंने सामान वहाँ से ले लिया, पैक करा लिया। जब बात पेमेंट की आई तो जान पहचान थी तो मैंने कहा कि चलो पेमेंट जो है वो मैं आपको इकट्ठा है ना एक दो, अब मुझे और भी कुछ सामान परचेज करना है तो मैं वो सामान भी आपसे परचेज कर लूँगा, उसके बाद मैं इकट्ठा पेमेंट आप लोगों को कर दूँगा। या सपोज कि कोई ग्रॉसरी शॉप है, मैंने उसके पास जाकर अपने एक हिसाब बनवा रखा है कि भाई डेली जो सामान जाता है आप लिखते रहा करो और मैं महीने के एंड में आपको पेमेंट कर दूँगा। तो उस दुकान पर मैंने एक सामान परचेज किया और वो भी कैसे परचेज किया, ऑन क्रेडिट परचेज किया। ये उस डीलर के लिए, उस व्यक्ति के लिए सेल हुई और सेल कैसी हुई, एक क्रेडिट सेल हुई। अब जो सामान रह गया था उसको सामान को परचेज करने में दूसरी दुकान पर पहुंचा और दूसरी दुकान पर मैंने बोला कि भाई जो ये सामान पर मार्किंग हो रही है सामान मुझे चाहिए, बाकी सामान मैं परचेज कर चुका हूँ। उन्होंने वो सामान मुझे परचेज किया और मैंने वो सामान परचेज करने के बाद में जब पेमेंट का बात आया तो मैंने कहा कि पेमेंट कुछ दिन बाद ले लेना। तो उन्होंने एक बोर्ड की तरफ इशारा किया जिस बोर्ड पे लिखा हुआ था आज नकद कल उधार। आज नकद कल उधार, भैया कि कैश रोकड़ा मांगता अपन को, रोकड़ा दो। हम लोग क्रेडिट व्रेडिट कुछ नहीं जानते साहब, क्रेडिट सेल नहीं करते, हम लोग कैश की बात करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि चलो आपकी पॉलिसी है तो मैं भी आपको पेमेंट कर ही देता हूँ। तो मैंने उनको तुरंत ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया। अब मैं अगर जो ये कहानी मैंने आपको सुनाई उस कहानी में बात करें तो बेटा दो सेल हुई, दो डीलर हैं। एक डीलर ने सेल करी, क्रेडिट सेल करी, दूसरे डीलर ने सेल करी वो एक कैश सेल करी। और जब बात आती है इनकम को डिटरमाइन करने की, इनकम पर टैक्स लेने की, तो आदमी को टैक्स कब देना पड़ेगा, जब सेल क्रेडिट हो तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर अगर कैश सेल हो तभी जब कैश मिल जाए तभी उसको पेमेंट करने की मतलब नीड पड़ेगी। आखिर टैक्स पे करने के लिए कोई व्यक्ति कब लायबल होगा, किसी व्यक्ति की जो इनकम है वो कब मानी जाए, क्रेडिट बेसिस पर, एक्रूअल बेसिस पर या केवल कैश बेसिस पर, किस तरीके से चले। ये एक जनरल सवाल रहता है जो सबके मन में आता है। तो अब बेटा इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है और सिंपल सा आंसर ये है कि आपकी जो इनकम है वो एक्रूअल बेसिस पर भी टैक्सेबल हो सकती है और आपकी जो इनकम है वो कैश बेसिस पर भी टैक्सेबल हो सकती है। अब किस बेसिस पर टैक्सेबल होगी ये बात डिपेंड करती है कि आप जो ये पैसा कमा रहे थे, आप ये जो पैसा अर्न कर रहे थे, वो पैसा आप लोग अर्न किस सोर्स से कर रहे थे, क्या सोर्स ऑफ इनकम है आपका, किस सोर्स से आपने इस पैसे को अर्न किया। तो बेटा हम लोगों की अगर बात की जाए तो सोर्स ऑफ इनकम 5 हेड्स में बांटे गए हैं। मतलब सरकार का कहना है कि आप 5 तरीके से इनकम को कमा सकते हो और 5 में से किस तरीके से पैसा कमा रहे हो उसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि आप अपनी इनकम का रिकॉग्निशन किस तरीके से करेंगे। आप अपनी इनकम एक्रूअल बेसिस पर मानेंगे या फिर आप अपनी इनकम कैश बेसिस पर मानेंगे। तो देयर आर 5 हेड्स। अब 5 हेड्स कौन कौन से हैं मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। पहला जो हेड है उसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरीज।
जैसे आपने देखा होगा कि हो सकता है आपके घर में भी कोई व्यक्ति किसी कंपनी में, किसी फर्म में जॉब पर जाते हो, और जब जॉब पर जाते होंगे तो वो पूरा महीना जब काम कर लेते होंगे तो उनको महीने के एंड में सैलरी मिलती होगी। तो जो ये इनकम मिली है, तो इसमें से क्या खर्चे मिलेंगे, क्या जो इनकम मिली है वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी, नहीं होगी? तो उसको डिटरमाइन करने के लिए सरकार ने कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं, और उन प्रोविजंस को उन्होंने असेस करना शुरू कर दिया। किस हेड में? इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड में। मतलब 5 हेड्स हैं। पहला हेड कि आपको अगर इनकम सैलरी से आ रही है तो उसका असेसमेंट करने का तरीका, उस हेड की इनकम को निर्धारित करने का तरीका अलग होगा। नंबर 2, आपने देखा होगा कई बार आपके पास में कोई मकान होता है, दुकान होती है, कोई ऑफिस होता है जिसको आप लेट आउट कर देते हो, और जब आप उस मकान को, दुकान को, ऑफिस को लेट आउट कर देते हो तो आपको उससे रेंट की प्राप्ति होती है, रेंट रिसीव होता है। जो आपको ये रेंट रिसीव हो रहा है तो ये भी तो आपकी इनकम है। उस हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी तो आपके खर्चे हो रहे हैं। आपने पेंट कराया होगा, वाइट वॉश कराया होगा, रिपेयर मेंटेनेंस के रिगार्डिंग खर्चा हो जाता है, वाटर बिल का खर्चा हो जाता है, म्यूनिसिपल टैक्स का खर्चा हो जाता है, आपने मकान बनवाने के लिए लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट का खर्चा हो जाता है। तो आखिर क्या ये जो रेंट मुझे मिला, क्या ये पूरी की पूरी मेरी इनकम हो जाएगा, या इसमें से फिर से मैं खर्चों का डिडक्शन मिलेगा? तो डेफिनेटली मिलेगा, पर किन खर्चों का मिलेगा, कितना मिलेगा, बहुत सारी बातें रहती हैं। तो उस चीज़ को निर्धारित करने के लिए सरकार ने फिर इसको एक अलग हेड में कैटेगराइज कर दिया और उसको नाम दे दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हम लोगों का जो सवाल है वो ये है कि आखिर इनकम किस बेसिस पर टैक्सेबल की जाए, एक्रूअल बेसिस पर या कैश बेसिस पर? जिसका मैंने आपको जवाब क्या दिया कि ये बात डिपेंड करती है, ये बात डिपेंड करती है कि आप किस हेड में इनकम कमा रहे हो। हेड कितने हैं? 5 हैं, 2 बता चुका हूँ, एक सैलरी, नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी, और तीसरे हेड पर आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट्स का पी ले लीजिए, एंड गेन्स का जी ले लीजिए, फ्रॉम बिजनेस का बी ले लीजिए, और प्रोफेशन का पी ले लीजिए, तो पी जी बी पी। तो बिजनेस प्रोफेशन से भी इनकम होती है। जैसे मैंने कहा कि कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, कोई ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंसी देने का काम कर रहे हैं, आप सीएस होकर, अपने सीएसीएस सीएमए होकर आप लोग कहीं ना कहीं अपनी खुद से कंसल्टेंसी देने का काम करेंगे। तो ऐसे में ये प्रोफेशनल इनकम है। तो इसमें किस खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, हम यहाँ पर इनकम को किस तरीके से असेस करें, तो इसके लिए सरकार ने अलग प्रोविजन बनाया और इसको एक हेड बना दिया, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी। 3 हेड हो गए। सैलरी से इनकम आएगी, अलग तरीके से असेसमेंट होगा। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आएगी, अलग तरीके से असेसमेंट होगा। पीजीबीपी से इनकम आएगी, अलग तरीके से असेसमेंट होगा। चौथे हेड पर आ जाते हैं कैपिटल गेन्स। ये क्या होता है? जब हम लोग बात करते हैं कैपिटल गेन्स पर, तो बेटा बड़ा ध्यान से सुनना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा अपना जो कंसल्टेंसी है वो मेरा एक प्रोफेशन है। कंसल्टेंसी देने से मेरे पास में पैसे आए, और जो पैसे आए तो मैंने सोचा कि भैया पैसा ही पैसे को खींचता है, तो क्यों ना इस पैसे को मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूं। तो मैंने देखा कि मेरे घर के आसपास में एक लैंड खाली पड़ी हुई थी, और मैंने फटाफट जो पैसा मेरे पास में आया था उससे उस लैंड को परचेज कर लिया। लैंड परचेज सेल करना मेरा बिजनेस नहीं है। मेरा प्रोफेशन क्या है? सीए कंसल्टेंसी देना, आप बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड कराना। मेरा बिजनेस, फिर से बोल रहा हूँ, लैंड को सेल परचेज करना नहीं है। जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट मैंने उस लैंड को परचेज कर लिया। कुछ टाइम वो लैंड मेरे पास में रही, और समय बीतता चला गया, बीतता चला गया, बीतता चला गया, और जो लैंड मैंने आज परचेज की थी वो सपोज 1 करोड़ रुपए में परचेज की थी, और कुछ समय के बाद, 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद में उस लैंड की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 5 करोड़ रुपए हो गई। अब मैं सोचता हूँ कि चलो लैंड के अच्छे प्राइस मुझे मिल रहे हैं तो इस लैंड को मैं सेल कर देता हूँ, अपने किसी और मतलब प्रायोरिटी में इस पैसे को यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने उस लैंड को जो 1 करोड़ रुपए में परचेज की थी, आज उसको मैंने 5 करोड़ रुपीज़ में सेल कर दिया। क्या मुझे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? 1 करोड़ की चीज़ 5 करोड़ पे बेच रहा हूँ, फ़ायदे की बात तो है ही है। तो अब ऐसे केस में मुझे जो ये इनकम हो रही है वो आखिर किस तरीके से, किस हेड में टैक्सेबल की जाए? क्या हम सैलरी हेड में टैक्सेबल कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिस इज़ नॉट कम्स फ्रॉम सैलरीज। क्या हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर सकते हैं? नो, दिस इज़ नॉट माई हाउस प्रॉपर्टी। क्या बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, दिस इज़ नॉट माई बिजनेस प्रोफेशन। तो ऐसे में हम इसको बोलते हैं कि दिस इज़ माई कैपिटल असेट
and income arising from transfer of capital assets shall be taxable in the under the head income from capital gains। तो ऐसे में ये जो इनकम है उसको हम कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल करते हैं। तो बेटा हमारे 5 हेड हैं, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, और जो भी इनकम इन 4 हेड में नहीं आई उसको हम 5वें हेड में टैक्सेबल करते हैं। उस हेड को हम लोग नाम देते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एक बड़ा परफेक्ट एग्जांपल है मेरे पास में जो आप लोग अभी बड़ा बेसिकली समझ सकते हैं, वो है इंटरेस्ट। आप सबके पास में एक ना एक सेविंग बैंक अकाउंट जरूर होगा जिसमें आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी जरूर आता होगा क्वार्टरली बेसिस पर। जो इंटरेस्ट आता है, अभी देखो आप स्टूडेंट तो थोड़ा बहुत कम आता होगा पर आता जरूर होगा। तो आपको जो ये इंटरेस्ट आता है, क्या आपको सैलरी से आ रहा है? नहीं। क्या हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है? नहीं। क्या ये आपका बिजनेस है? नहीं। क्या आपकी कैपिटल सेट है? नहीं। तो फिर ऐसे में इस इंटरेस्ट को जो इनकम है वो हम टैक्सेबल कहाँ करें? तो हम डेफिनेटली इसको टैक्सेबल करेंगे। अपने चारों हेड में टैक्सेबल नहीं हुआ तो 5वें हेड में, नाम है जिसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो बेटा 5 हेड हमारे हैं और 5वें हेड में कौन से हेड में इनकम आ रही है उसके आधार पर डिटरमाइन किया जाता है कि इनकम को एक्रूअल बेसिस पर टैक्सेबल किया जाए या फिर इनकम को जो टैक्सेबल किया जाए वो आप लोगों के कैश बेसिस पर टैक्सेबल किया जाए। तो बेटा मैं आप लोगों को पहली बात यहाँ पर लिखवाता हूँ कि इनकम कैन मे बी टैक्सेबल ऑन एक्रूअल एज वेल एज ऑन कैश बेसिस डिपेंडिंग ऑन हेड ऑफ इनकम, और हेड ऑफ इनकम लिखवा देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कौन सा हेड किस तरीके से टैक्सेबल करने की बात करता है। इनकम कैन बी टैक्स्ड आइदर ऑन एक्रूअल और कैश बेसिस डिपेंडिंग ऑन हेड ऑफ इनकम। कौन से हेड में आप इनकम कमा रहे हो उस हेड के आधार पर इस बात को डिटरमाइन किया जाएगा कि आपकी इनकम किस तरीके से टैक्सेबल की जाएगी। और हेड्स कितने हैं? तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। There are 5 heads of income. Number 1, income from salaries. Number 2, income from house property। हम इन्हीं सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैं आप लोगों के सामने ये हेड्स लिख रहा हूँ, इन्हीं सीक्वेंस में हम इन हेड्स के रिगार्डिंग एनालिसिस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इनकम टैक्स में मैं अगर आप लोगों को बात समझाऊं तो हमारी इनकम टैक्स की जो पूरी कहानी है ना बेटा, वो इन्हीं 5 हेड्स के इर्द गिर्द घूमती है। तो हमें इन 5 हेड्स पर ही मान के चलिए कि आगे जो अपने इनकम टैक्स है उसमें फोकस जो है वो इन 5 हेड्स पर ही करके चलना है, और बाकी जो टॉपिक्स है वो इन्हीं 5 हेड्स से कहीं ना कहीं क्या होंगे, कोरिलेटेड रहेंगे। Profits and gains of business और प्रोफेशन, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, पीजीबीपी। जब मैं बच्चों को लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो क्या होता है ना कि एक बोलते हैं परंपरा चली आती है। परंपरा क्या चली आती है कि कई सारे बच्चे हैं ना पहली क्लास में आके क्या पूछते हैं, जैसे मैं ये पीजीबीपी डिस्कस करता हूँ कि सर क्या पीजीबीपी टफ है। मैं कहता हूँ कि क्या आप पीजीबीपी के बारे में जानते हो? हमने तो इनकम टैक्स आज ही शुरू किया है, अभी तो हमने पीजीबीपी के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं किया डिटेल में, तो आप ये सवाल क्यों कर रहे हो कि पीजीबीपी टफ है? सर हमारे सीनियर्स कह रहे थे कि पीजीबीपी बहुत टफ होता है। तो परंपरा चली आ रही है कि है ना, सीनियर्स ने कह दिया ये टॉपिक टफ है तो हम भी एक सोच बना के बैठ जाते हैं कि हाय रब्बा ये टफ है, हाय रब्बा ये टफ है। बेटा जब तक आप किसी चीज़ को जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, तो आप अपनी एक परसेप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हो कि ये टॉपिक टफ है, ये टॉपिक ईजी है? आप पढ़िए, जानिए, फिर आप उसके बारे में अपनी ओपिनियन दीजिए,
है ना। अब जैसे सीएस वाले बच्चे हैं, वो मुझसे बोलते हैं कि सर सीएस को टैक्स पे क्या मतलब डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। मैं पूछता हूँ क्यों सर, हम तो सेक्रेटरियल वर्क के लिए जाने जाते हैं, हमें तो कंपनी एक्ट की ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, सेबी की नॉलेज होनी चाहिए, फेमा की होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की होनी चाहिए, हमें तो इन चीज़ों के लॉ एक्सपर्ट माना जाता है, तो क्या हमें टैक्स की ज़रूरत है या नहीं है। मैं कहता हूँ बेटा बिल्कुल ज़रूरत है। कल की डेट में अगर आपको भी टैक्स ऑडिट के लिए अगर रिकॉग्नाइज कर दिया, तो फिर ऐसे में अगर आपके पास टैक्स की परफेक्ट नॉलेज नहीं होगी तो आप टैक्स ऑडिट कैसे करोगे। अगर आप ही अपनी इनकम कमा रहे हो, कोई सीए आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, तो क्या आपको टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो बेटा आप लोग ये चीज़ें मन में से निकालना मतलब निकाल के ख़त्म कीजिए कि ये टॉपिक हमारे लिए इररिलेवेंट है यार, हमारे लिए तो हम लॉ एक्सपर्ट्स हैं, हमारे लिए तो ये टॉपिक पूछे नहीं जाते, ये टॉपिक टफ है, ये इजी है। नहीं, ये टॉपिक पूछा ही नहीं जाता ना, हमें हर चीज़ पढ़नी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग केवल है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। बेटा हम लोगों को अपनी जो पढ़ाई करनी है वो एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, हमें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो खैर फोर्थ हेड हमारा जो आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड्स हैं। अगर इन 5 हेड्स में से कौन से हेड में हम इनकम कमा रहे हैं उसके आधार पर डिटरमाइन करेंगे कि इनकम को कैसे टैक्सेबल किया जाए। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सैलरी हेड की, तो सैलरी हेड में बड़ा सिंपल सी बात कहते हैं कि ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर इनकम मान लो। अगर सैलरी ड्यू पहले हो गई तो भैया इनकम मानो, फिर रिसीव बेसिस पर आपको उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ड्यू बेसिस पर ही उस पर क्या होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे मेरा जो स्टाफ है मेरे यहाँ पर काम करता है, सपोज जनवरी का महीना है और जनवरी के महीने की उनको मैंने सैलरी देनी है, तो जैसे ही जनवरी का महीना कंप्लीट हुआ उनकी सैलरी क्या हो गई, ड्यू हो गई। पर उनको जो मैं सैलरी देता हूँ वो सपोज 7 फरवरी को देता हूँ, तो ड्यू कब हो गई, 31 जनवरी को। रिसीव कब हो गई, 7 फरवरी को। तो अब जब उनकी इनकम को डिटरमाइन करने की बात की जाएगी तो उनकी इनकम हम कब मान के चलेंगे, 31 जनवरी को। क्यों 31st ऑफ जनवरी को, वाई, बिकॉज ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर क्या हुआ, ड्यू हुआ। तो बेटा हर हेड अपनी अलग अलग कहानी करता है। बिजनेस प्रोफेशन की बात करते हैं, सेक्शन 145 की बात करते हैं। सेक्शन 145 बड़ा सिंपल सी बात कहता है कि असेसी तुम्हारी जो मर्जी हो तुम उस बेसिस पर इनकम पे कर दो। इनकम मान लो, मर्जी हो मतलब मिस्टर एक्स आप चाहते हो एक्रूअल बेसिस पर टैक्स देना, आप एक्रूअल बेसिस पर अपनी इनकम मानो, टैक्स पे कर दो। मिस्टर बाय आप चाहते हो कि मैं अपनी इनकम को कैश बेसिस पर रिकॉग्नाइज करूं, आप अपनी इनकम को कैश बेसिस पर रिकॉग्नाइज करो, टैक्स पे कर दो। मतलब उन्होंने असेसी के ऊपर डाल दिया कि आप जिस बेसिस पर टैक्स पे करना चाहते हैं आप उस बेसिस पर टैक्स पे कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फर्क भी क्या पड़ रहा है, अगर मैंने 1 लाख रुपए की सेल करी, क्रेडिट सेल करी, तो मैंने आज टैक्स पे कर दिया। अगर मैं क्रेडिट बेसिस पर भी इनकम को रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं, अगर मैं कैश बेसिस पर अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं, तो आज नहीं तो कल तो मुझे जब 1 लाख रुपए मिलेगा तो टैक्स देना पड़ेगा ना बाबा। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं टैक्स अवॉइड कर जाऊंगा या टैक्स पे नहीं करूंगा। तो सरकार को पता है कि भाई अपना पैसा अपनी पॉकेट में आना है, आज नहीं तो कल, तो इसलिए उन्होंने ऑप्शन दे दिया किस पर, असेसी के ऊपर। तो बेटा हम इनकम को जानने की बात कर रहे थे। पहली बात, नेट रिसीट को इनकम मानेंगे, इनकम में प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट होगा, लॉसेस का भी होगा। इनकम एक्रूअल बेसिस पर भी टैक्सेबल हो सकती है, कैश बेसिस पर भी टैक्सेबल होती है। और इनकम कमाने के कितने हेड्स, 5 हेड्स। कौन कौन से हेड्स जो हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। तो ये तो बात हो गई किसकी, आपकी इनकम की। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं। जो दूसरा टॉपिक हमें डिस्कस करना है यहाँ पर वो क्या है, टैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, कौन चार्ज करता है, किस लिए चार्ज करता है। तो टैक्स का मतलब क्या होता है, तो बेटा सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग बात करते हुए चलें तो टैक्स का मतलब होता है कि एक फीस, और कौन चार्ज कर रहा है, गवर्नमेंट। तो एक फीस जो गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज की जा रही है उसका नाम क्या है, टैक्स है। सर गवर्नमेंट का की फीस ले रही है, क्यों हम गवर्नमेंट को पे करें, गवर्नमेंट हमारे पैसे का क्या करती है। तो बेटा आप लोग देखते होंगे कि गवर्नमेंट भी आपको बहुत तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो
आप लोगों ने देखे होंगे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में आपकी बिल्डिंग के ऊपर खर्चे हैं, टीचर्स जो अपॉइंट हुए हैं उनकी सैलरी के ऊपर खर्चे हैं। तो जो अगर सरकारी स्कूल में अगर फीस की बात करें तो वो तो बहुत कम होती है, उन फीस से अगर बात करें तो आप तो कभी खर्चे बियर कर ही नहीं सकते। तो जो स्कूल के खर्चे हैं, उन स्कूल्स को ऑपरेट करने में आपके खर्चे आ रहे हैं, तो आखिर बेटा वो खर्चे चलाने के लिए पैसे चाहिए नहीं चाहिए, तो सरकार को रेवेन्यूज की जरूरत है। तो सरकार हमसे रेवेन्यू क्यों लेगी? क्या सरकार के पास में और तरीके नहीं है रेवेन्यू के? बिल्कुल है, सरकार को बहुत तरीके से पैसा आता है। कोल ब्लॉक्स हैं, उनको एलोकेट कर दिया, पैसा आ गया। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम है, उसको लाइसेंस दे दिया, उससे पैसा आ गया। पर बेटा जो ये सरकार के पास में अदर चीजों से पैसा आ रहा है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि जो हमारे देश की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाए। इसलिए सरकार अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए हमारे ऊपर एक फीस चार्ज करते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं टैक्सेस। हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, तो उनके भी खर्चे हैं। रोड्स वगैरह बनती हैं, उनके खर्चे हैं। सीमा पर, बॉर्डर पर आप लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, तो हम लोग अपने सेना के जो जवान हैं उनको सैलरी पे करते हैं, हथियार वगैरह परचेज करते हैं, उसके लिए पैसे चाहिए। तो हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए, और इन्हीं सब खर्चों को मीट करने के लिए सरकार हम लोगों के ऊपर क्या लेवी करती है? टैक्सेस। तो टैक्स क्या है बेटा? एक फीस है जो गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज की जाती है। और क्यों चार्ज की जाती है? तो टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़, और फैसिलिटीज़ आपकी एजुकेशनल भी हो सकती हैं, आपकी हेल्थ केयर से संबंधित भी हो सकती हैं, सिक्योरिटी से भी संबंधित हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी संबंधित हो सकती हैं। तो वो कई चीज मतलब डिफरेंट पर्पज़ के लिए हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है टैक्सेस की। तो टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, जो हम लोगों ने अपने इंट्रो वीडियो में भी डिस्कस किया। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं टैक्सेस की, तो बेटा यहाँ पर दो टैक्सेस की बात हो गई। एक टैक्स कौन सा? डायरेक्ट टैक्स। और एक टैक्स कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल कौन सा? तो बेटा आपका इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल कौन सा? जीएसटी और कस्टम। अब बात आती है कि डायरेक्ट टैक्स को डायरेक्ट क्यों बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं? क्यों जीएसटी को हमने इनडायरेक्ट टैक्स कैटेगरी में डाला? क्यों जीएसटी को हम डायरेक्ट टैक्स नहीं बोलते? तो बेटा जब भी कोई टैक्स जिस व्यक्ति के ऊपर इंपोज किया जा रहा है, उसका बर्डन उसी व्यक्ति के द्वारा बियर किया जा रहा है, तो ऐसे में वो टैक्स क्या होगा? इनकम टैक्स होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा। सपोज मैं हूं, मैंने पैसा कमाया, तो ऐसे में अब सरकार टैक्स किसके ऊपर लेवी करेगी? मेरे ऊपर लेवी करेगी। पे भी किसको करना पड़ेगा? मुझे पे करना पड़ेगा। तो इनकम पर लगा टैक्स तो पे करने वाला व्यक्ति भी सेम है, और जिसके ऊपर लेवी किया गया वो व्यक्ति भी सेम है। तो इसलिए ये जो इनकम टैक्स है वो क्या है? आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स है। पर जब जीएसटी की बात होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात होती है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हम लोग कभी भी डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि इस जीएसटी में जो इसका बर्डन है वो एक अलग व्यक्ति के ऊपर है, और जो लेवी किया, जो पे कर रहा है, वो एक अलग व्यक्ति पे कर रहा है। जैसे आप कोई सामान परचेस करने गए, आज आप एक नया फ़ोन परचेस करने का मन होता है और आप एक नया फ़ोन परचेस करते हैं, आसपास में कोई शॉप है उसके पास जाते हैं, आपने परचेस किया और उसने आपको बिल दिया, बिल में जीएसटी लगा हुआ था, तो आपने उस जीएसटी का पेमेंट किया। बर्डन किसके ऊपर पड़ा? आपके ऊपर पड़ा। पर आपने क्या सरकार को पे किया? नहीं, आपने उस डीलर को पे किया। वो डीलर क्या करेगा? उस टैक्स का पेमेंट सरकार को करेगा। तो देखो, पे कोई और कर रहा है सरकार को, और बर्डन किसी और के ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसे में आपने टैक्स पे किया, पर डायरेक्टली आपने सरकार को टैक्स पे नहीं किया, आपने इनडायरेक्टली सरकार को टैक्स पे किया, रूटिंग हो गई। तो इसलिए ऐसे में जो टैक्स है वो क्या है? आप लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स कैटेगरी में आ जाता है। जनरली इनकम के ऊपर आप लोगों का जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट होता है, और जब भी कोई टैक्स गुड्स के ऊपर लग रहा हो या कोई भी टैक्स सर्विसेज के ऊपर लग रहा हो, तो वो टैक्स हमेशा क्या होगा? आप लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक बोल सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन भी दे दिया, एक मीनिंग भी बता दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। हम लोग हेडिंग डालते हैं टैक्स का और लिखना शुरू करते हैं। टैक्स इज ए फीस चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेंट्रल भी होती सकती है और गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। और क्यों? तो टू प्रोवाइड बेसिक
facilities, basic facilities like education, like medical, like सिक्योरिटी एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है. और देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स. नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स, और इसका जो एग्जाम्पल है वो बेटा क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया, इनकम टैक्स. और जो दूसरा है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका जो एग्जाम्पल है वो हम बोल सकते हैं जीएसटी और कस्टम्स. ठीक है, तो ये एक आपके दो वर्ड्स जो थे इनकम और टैक्स, उन दो शब्दों का मीनिंग मैंने आपको समझाया. अब मैं आपसे कंटिन्यूएशन में बात करता हूँ. ये सब चीज़ें आपको जो बुक मिलेगी उसमें आपको ये सब चीज़ें क्या होंगी, बेसिक चैप्टर में ये आपको सब चीज़ें इंक्लूड रहेंगी. पर बेटा हम लोग फिर से बात करेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे. बहुत सारे फ़ायदे हैं. पहला फ़ायदा कि हम लोग लिखते हुए जा रहे हैं, और जब भी हम लोग इसको लिखते हुए चलते हैं तो जो चीज़ हम लिखते हुए चलते हैं उसका इंप्रेशन माइंड पर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग लिखते हुए चलेंगे. ठीक है. दूसरी बात, जब हम लोग एक बार इन चीज़ों को लिख लेते हैं, अपनी लिखी हुई चीज़ होती है तो वो हमें थोड़ा सा है ना जल्दी समझ में आती है. अगर अब आप सपोज करो कि हम लोग ये जो बना रहे हैं वो एक तरीके से क्या है, ब्रीफ नोट्स बनने वाले हैं. वैसे तो स्टडी मटेरियल उठा कर देखोगे तो 1000 पेजेस में तो जाके बेटा स्टडी मटेरियल खत्म होगा, पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे. तो कहीं ना कहीं हम लोग इनको ब्रीफ करते हुए चल रहे हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल करते हुए चलेंगे तो हमें लोगों के लिए एक काम करना क्या होगा, आसान होगा. ठीक है. अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर. अगला टॉपिक है बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी. सर क्या, आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बोलो, आप लीगल वैलिडिटी बोलो, एक ही बात है. मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं, उसके बाद में मैं आपको उसका मीनिंग समझाते हुए चलूंगा. कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या फिर लीगल वैलिडिटी. कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या फिर लीगल वैलिडिटी. हम भारतवर्ष में हैं और भारतवर्ष में सबसे ऊपर जो है वो है बेटा भारतवर्ष का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है जो हम भारत के नागरिकों को हमारे अधिकार बताता है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है जो हमारे ऊपर कौन कौन से टैक्सेस लेवी हो सकते हैं उनके बारे में बताता है. मतलब सब बेटा जब तक किसी भी टैक्स की XYZ आप किसी भी टैक्स की बात कर लेना, किसी भी टैक्स की जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं होगी तब तक सरकार उस टैक्स को हमारे ऊपर लेवी नहीं कर सकती. मतलब बेटा जब तक कोई टैक्स हमारे संविधान में नहीं लिखा है कि इस पर XYZ टैक्स को ये गवर्नमेंट लेवी कर सकती है, तब तक सरकार टैक्स हमारे ऊपर इंपोज नहीं कर पाएगी. इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि जब भी आप कोई नया टैक्स लेकर आते हैं तो पहले उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बनानी होगी, संविधान में इस बात को मेंशन करना होगा, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होगी तभी ही आप उस टैक्स को इंपोज कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए वो टैक्स इंपोज करना पॉसिबल नहीं होगा. तो अब ऐसे में बात आती है कि जो इनकम टैक्स जिसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्या इस टैक्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है? क्या भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा हुआ है कि हमारी इनकम टैक्स, सरकार इनकम टैक्स चार्ज कर सकती है? तो जवाब है हाँ, लिखा हुआ है. अब बात आती है कि लिखा हुआ है तो कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है? तो चलिए हम लोगों को डिस्कस करना है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर. तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी समझाना शुरू करता हूँ. जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे शेड्यूल बने हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या बने हैं, बहुत सारे शेड्यूल बने हैं, और उन्हीं में एक शेड्यूल है शेड्यूल 7.
क्या है? एक शेड्यूल 7। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक शेड्यूल बना है और शेड्यूल का नाम क्या है? शेड्यूल 7। इस शेड्यूल 7 में आपके 3 लिस्ट बनी हुई हैं। क्या बनी है बेटे? 3 लिस्ट। लिस्ट 1, लिस्ट 2 और एक लिस्ट 3। लिस्ट 1 को हम लोग नाम देते हैं यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 को हम लोग नाम देते हैं आपका स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 को हम लोग नाम देते हैं करंट लिस्ट। अब बात आती है कि जो ये लिस्ट 1 है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं यूनियन लिस्ट, ये जो लिस्ट 1 है आखिर इस लिस्ट का नाम यूनियन लिस्ट क्यों पड़ा? मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि जब मीनिंग समझ जाओगे तो उसके अंदर के जो मैटर्स हैं उनको समझना आसान हो जाएगा। लिस्ट 2 जो है उसका नाम आखिर स्टेट लिस्ट क्यों पड़ा? तो बेटा मैं बड़ा सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको आप लोग जानते होगे, इसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और जो ये लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट है, इसमें केवल उन्हीं मैटर्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है जिनके संबंध में लॉ बनाने की पावर केवल एंड केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, यूनियन गवर्नमेंट के पास में है। लिस्ट 1 में केवल वो मैटर्स लिखे जिनके रिगार्डिंग नियम केवल कौन बनाएगा? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? यूनियन गवर्नमेंट। तो इसलिए नाम क्या पड़ गया? यूनियन लिस्ट। अब आपके मन में ख्याल आ गया होगा कि यूनियन लिस्ट के बाद जो ये लिस्ट है लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, इसका नाम स्टेट लिस्ट क्यों पड़ा? अगर मन में आ गया है ना तो एक मैसेज जरूर डाल देना कि सर मेरे मन में आ गया था कि स्टेट लिस्ट में कौन से मैटर्स लिखे जाते होंगे, या लिस्ट 2 का जो नाम पड़ा वो स्टेट लिस्ट नाम क्यों पड़ा? अगर मन में आ गया ना तो एक बार जरूर मेरे को पिंग करना, ठीक है? तो आपको मोबाइल नंबर कहाँ से मिलेगा? अगर हम ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे कमेंट कर दो भाई। और अगर नंबर सर्च करना है तो मेरे फेसबुक पेज पर कनेक्ट हो, सी अंकित वार्ष्णेय क्लासेस। मेरे पर्सनल जो मेरी पर्सनल आईडी है उस पर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, सी अंकित वार्ष्णेय, और वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा। गूगल सर्च कर लो दोस्त, तो वहाँ पर भी आपको सी अंकित वार्ष्णेय क्लासेस के नाम से है ना मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा। जो चीज़ें मैं बोलूँ और वैसा अगर मन में आए तो ज़रूर बताना कि सर आपने कहा था और ये चीज़ मन में आ गई थी। तो लिस्ट 1 जिसको नाम दिया हम लोगों ने यूनियन लिस्ट क्यों दिया? क्योंकि उसके रिगार्डिंग मैटर्स कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा नाम क्या है? यूनियन गवर्नमेंट। इसलिए लिस्ट को नाम क्या दे दिया? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 में कौन से मैटर्स आएंगे? तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे मैटर्स जिसके रिगार्डिंग जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा? केवल एंड केवल आपकी स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर वो मैटर्स लिखें जिनके रिगार्डिंग लॉ बनाने की पावर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। और लिस्ट 3 मिक्स है कि ऐसे मैटर्स जिनके रिगार्डिंग जो नियम है वो आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाते हैं, उनको यहाँ इन कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन किया जाता है। अब बात आ जाती है किसकी? आप लोगों के यूनियन लिस्ट की, लिस्ट 1 की। और हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। तो बेटा जो इनकम टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग चार्ज नहीं करती हैं। जो ये आपका जो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है। किसके द्वारा चार्ज किया जाता है? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों का इनकम टैक्स चार्ज किया जा रहा है तो ऐसे केस में जो आपका इनकम टैक्स है वो इस लिस्ट के अंदर मेंशन है। तो आपका जो इनकम टैक्स है उसकी वैलिडिटी कहां पर है? लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट में। सर क्या इनकम टैक्स ही ऐसा एक मैटर है जिसके रिगार्डिंग लॉ बनाने की पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, या बहुत सारे मैटर हैं? और भी मैटर हैं। कस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाती है, बहुत सारी चीजें हैं। उससे पहले अगर टैक्स में ही बात करें तो एक्साइज हुआ करता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ करते थे, सारे के सारे नियम कौन बनाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी। तो सर अब सिंपल सा मन में सवाल ये आया है कि अगर यूनियन लिस्ट में इनकम टैक्स लिखा हुआ है तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स लिखे हैं, तो हम इनकम टैक्स को कहाँ ढूंढें? क्या पूरी लिस्ट पढ़ें तब जाकर हमें मालूम पड़ेगा कि इनकम टैक्स कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है? तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो भी इसकी वैलिडिटी है वो आपको बड़ी आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सीधे यूनियन लिस्ट को निकालिए और उसमें पहुंच जाइए एंट्री नंबर 82 पर।
किस पे पहुंच जाइए, एंट्री नंबर 82 पर। और जो एंट्री नंबर 82 होगी ना, वहां पर आपको इनकम टैक्स लिखा हुआ मिल जाएगा। और क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, टैक्स ऑन इनकम ऑफ द assessee except agriculture income in India। आपकी इनकम पर टैक्स लगेगा, असेसी जो होगा उसकी इनकम पर टैक्स लगेगा, पर किसको छोड़कर, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया उसको छोड़कर, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर। दो बातें ध्यान में देनी है, हम इनकम पर टैक्स तो चार्ज कर रहे हैं पर एक इनकम को छोड़ दिया, और जिस इनकम को हमने छोड़ा उस इनकम का नाम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। क्या नाम है, एग्रीकल्चर इनकम। क्या नाम है, एग्रीकल्चर इनकम। अब बात आती है कि आखिर एग्रीकल्चर इनकम को क्यों छोड़ दिया। एग्रीकल्चर इनकम को एक्सेप्ट किया तो क्या इसका अब हम मतलब ये निकाल सकते हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स पे नहीं करते। तो बेटा आज के लिए मैं आपको ये बताकर चलूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स चार्ज करने की कोई भी पावर नहीं है। इसलिए यहाँ पर अगर एक्सेप्ट लिखा है तो इसका मतलब ये निकल कर आता है। और एक्सेप्ट क्यों लिखा गया, तो बेटा जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसमें हर स्टेट की एक स्टेट गवर्नमेंट भी है। अब खर्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नहीं है, खर्चे तो स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने साफ कहा सरकार से, गुहार लगाई सरकार, दुहाई हो सरकार हमारे भी तो खर्चे हैं, सारे टैक्सेस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी तो हम अपने रेवेन्यूज कहां से जनरेट करेंगे, हम अपने खर्चे कहां से चलाएंगे। तो सरकार ने कहा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तो उन्होंने कहा हमें भी पावर दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा तथास्तु, और उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स चार्ज करने की जो पावर है वो किसको ट्रांसफर कर दी, स्टेट गवर्नमेंट को। तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स चार्ज होगा, उसकी जो पावर है वो कहां पर मेंशन है, स्टेट लिस्ट में मेंशन है। क्यों, उस पर पावर किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो बेटा स्टेट गवर्नमेंट पर सरकार, केंद्र सरकार कोई भी टैक्स चार्ज नहीं कर सकती। रीजन आप बता सकते हो, क्योंकि इस पर पावर किसके पास में, स्टेट के पास में। पर दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम पर कोई भी टैक्स आज की डेट में लेवी नहीं किया हुआ है। और उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि हमारे देश में किसानों की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और मैं तो बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ, बहुत कटु बात कहता हूँ, इट्स ऑल अबाउट वोट बैंक पॉलिटिक्स। हर एक राजनीतिक पार्टी चाहती है कि हमें किसानों का वोट मिले, हमें किसानों का वोट मिले, और वो अगर इस एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स इम्पोज कर देंगे तो ऐसे में फिर कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक का नुकसान होगा। और ऑन द अदर हैंड किसानों की हालत अच्छी नहीं है, सरकारें कर्जा माफ़ करती हैं किसानों का। आप देखते होंगे कई बार सूखा पड़ जाता है तो लोगों की फसल बर्बाद हो जाती है, फसल होती ही नहीं है, बाढ़ आ गई फसल बर्बाद हो गई, तो किसानों की हालत अच्छी नहीं है, सुसाइड करने पे बेचारे मजबूर हैं। हम उनके ऊपर टैक्स चार्ज करें, अच्छा नहीं लगता। तो सरकार ने कहीं ना कहीं इमोशनल होकर भी और वोट बैंक पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग भी इन सब चीज़ों को कंसिडर करके चले तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स लेवी नहीं किया हुआ है। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आप लोगों से एंट्री नंबर 82, अगर कोई पूछे तो बताएंगे एंट्री नंबर 82। पर एंट्री नंबर 82 कौन सी लिस्ट की, तो लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट की। अब आपसे कोई पूछे कि लिस्ट का मेंशन है तो आप बताएंगे शेड्यूल 7 में। इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़ा इजीली पूछा जा सकता है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स इज प्रोवाइडेड इन, और ऑप्शन नंबर 1 एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, ऑप्शन नंबर बी एंट्री नंबर 82 ऑफ स्टेट लिस्ट, ऑप्शन नंबर सी एंट्री नंबर 82 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ऑप्शन डी कुछ भी दे सकता है, एंट्री नंबर 81 ऑफ यूनियन लिस्ट, नन ऑफ दीज, है ना। तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, तो आप इसको कंसीडर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या हो गई, एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स लीगल वैलिडिटी टू द इनकम टैक्स, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आप लोगों से प्रोविजंस की।
एप्लीकेबिलिटी। हम जो इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे वो उस इनकम टैक्स के जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, वो आखिर वो प्रोविजंस कहाँ मेंशन है, कहाँ मेंशन नहीं है। तो बेटा अगर हम लोग बात करें तो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जो भी आप लोगों के प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस आप लोगों को कहाँ बताए गए हैं, वो प्रोविजंस आप लोगों को इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताए गए हैं। कहाँ बताए गए हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताए गए हैं। हम लोगों के यहाँ पर जो एक्ट होता है वो आप लोगों को क्या करता है, आप लोगों को प्रोविजंस बताकर चलता है कि आप जिसके रिगार्डिंग चर्चा कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्या नियम बने हैं, क्या नियम नहीं बने हैं। पर ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ये एप्लीकेबल कहाँ पर है? तो बेटा ये एप्लीकेबल है आपके होल ऑफ इंडिया में। और जब हम लोग होल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की भी बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट था, इंडिया का पार्ट है और इंडिया का पार्ट हमेशा रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर क्या, इंडिया में तो बहुत कुछ शामिल है, वो सब कुछ इंडिया का ही है, डीम्ड हम मानकर चल रहे हैं। खैर इनकम टैक्स पर्पस के लिए हम लोग जो इंडिया की बात करते हैं तो उसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है और जो भी प्रोविजंस हैं वो हमारे होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल रहते हैं। और मैं एक बात आपको और बताते चलूँगा लिखते हुए, वो बहुत कंसीडर करने वाली बात होगी, उस पर है ना कई बार बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते गलत हो जाते हैं। प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स आर मेंशन्ड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड दिस एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट, दिस एक्ट was made effective from this act was made effective from 1st of April 1962। इस डेट को ध्यान देंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या आता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाज मेड इफेक्टिव फ्रॉम, और ऑप्शन होता है 1/4/1961, ऑप्शन बी होता है 1/4/1962, दो ऑप्शन और भी कुछ हो सकते हैं, सपोज से 1/10/1961, 1/10/1962, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, तो जब इनकम टैक्स एक्ट 1961 है तो ये इफेक्टिव भी कब हुआ होगा? 1961 से हुआ होगा। तो वो जब अपना आंसर डिटरमाइन कर रहे होते हैं तो वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जो 1961 के डेट का होता है। तो ऐसे में बेटा ये आंसर गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स एक्ट वाज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/1962। ठीक है, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 is applicable to whole of India including जम्मू एंड कश्मीर। वो आप समझते हैं भाई, वो हमारा देश का अभिन्न अंग है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होल ऑफ इंडिया पर ये आपका एप्लीकेबल रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बेटा आप पूछते रहेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं क्वेरी का रिस्पॉन्स जरूर करता हूँ, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। कई बार होता है कि बेटा मैं रिकॉर्डिंग में हूँ या किसी जगह लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, है ना, या क्लाइंट के साथ मीटिंग में हूँ, तो हो सकता है मैं आपका फ़ोन ना लूँ, या हो सकता है आपने कोई मुझे व्हाट्सएप किया हो, कोई क्वेरी व्हाट्सएप की, उसका रिप्लाई ना करूं। पर जब भी मैं कॉल देखता हूं रिवर्ट भी करता हूं, जब भी मैं कोई मैसेज क्वेरी देखता हूं तो उसका भी मैं रिवर्ट करता हूं। पर कई बार है ना क्वेरी का जो आंसर होता है वो बहुत इलेबोरेटिव होता है, तो इतना लिख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पर जो आंसर होते हैं जैसे यस और नो वाले, वो तो मैं तुरंत के तुरंत कर देता हूँ। और आपको भी मैं बोलूँगा कि क्वेरी को इसी तरीके से आप लोग ड्राफ्ट करने की कोशिश करो कि उसका आंसर यस या नो में आ जाए, जिससे मुझे आपके क्वेरी को आंसर करना थोड़ा सा ईजी हो। ठीक है, तो खैर मैं आगे बात करता हूँ।
हम लोगों ने इनकम का वर्ड का मीनिंग भी जाना, हमने टैक्स वर्ड का मीनिंग भी जाना, हमने इनकम टैक्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं इसके बारे में भी डिस्कशन किया। अब एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी डिस्कशन कर लिया कि कहाँ पर प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजंस कहाँ पर एप्लीकेबल हैं, कब से इफेक्टिव हुए, सब बातों का डिस्कशन हो गया है। अब मेरे पास भी फिर से कुछ सवाल हैं जिनके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के प्रोविजंस में। मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने रख रहा हूँ, आप उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर प्रॉब्लम आपके आइडेंटिफाई हो गई तो फिर उनके प्रोविजंस को समझना भी क्या होगा, बहुत आसान होगा। चलिए सुनते हैं। जब हम लोग अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जैसे इंडिविजुअल्स हैं, मैं इंडिविजुअल हो गया, आपके पेरेंट्स इंडिविजुअल हो गए, तो हम सब लोग इनकम कमा रहे हैं। मैं बिजनेस से कमा रहा हूँ, प्रोफेशन से कमा रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, मतलब मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं। आपके घर में बिजनेस हो, आपके घर में भाई बहन या सिबलिंग्स जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, उनके भी अपने सैलरी से इनकम हो सकती है, अपने बिजनेस से इनकम हो सकती है, किसी भी तरीके से इनकम हो सकती है। साथ में आप लोग देखते हैं कि कई सारे लोग बिजनेस करते हैं पर वो बिजनेस इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं करते। वो लोग बिजनेस करते हैं पर वो बिजनेस करते हैं एक पार्टनरशिप फर्म बनाकर। वो लोग बिजनेस करते हैं पर एक कंपनी बनाकर, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। तो जो कंपनी खोली है, जो फर्म खोली है, एलएलपी खोली है, वो भी तो इनकम कमा रही है, वो भी तो इनकम कमा रही है। तो ऐसे पे जब टैक्स पे करने की बात आती तो टैक्स पे कौन करेगा? क्या केवल एक इंडिविजुअल टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा? क्या केवल एक इंडिविजुअल टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा, या उस इंडिविजुअल के अलावा भी जो आपके अलग अलग लीगल फॉर्म्स में एंटिटी क्रिएट किए गए हैं, लाइक एलएलपी, लाइक पार्टनरशिप फर्म, लाइक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, ये लोग भी टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हैं या नहीं? हु इज लायबल टू पे टैक्स? India wants to know who is liable to pay tax. Only individuals or every person who is earning income in their respective categories? तो बेटा पहला सवाल कि आखिर टैक्स जो पे करना होगा वो टैक्स आखिर किसको पे करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सवाल हमारे मन में आता है, और वो सवाल मन में क्या आता है कि आखिर हम लोग टैक्स पे करने के लिए चलो लायबल हैं, तो मैं कौन सी इनकम पर टैक्स पे करूं? मैंने आज इनकम कमाई तो आज मैं जाकर इस इनकम पर टैक्स पे कर रहा हूं, या वीकली इनकम जो कमाई उस पर जाकर टैक्स पे कर रहा हूं, महीने की महीने जो इनकम कमाई उस पर जाकर टैक्स पे कर रहा हूं? आखिर मैं कौन सी इनकम पर टैक्स पे करूं? आखिर मैं टैक्स पे करने के लिए लायबल होऊंगा, वो टैक्स पे करने के लिए लायबल कब रहूंगा? ये भी एक सवाल आता है। तो आपको क्या लगता है, क्या हम हर दिन कमाते होंगे, हर दिन टैक्स पे करते होंगे, या फिर एक पीरियड की इनकम को इकट्ठा करना चाहिए और उस इनकम पर इकट्ठे पे टैक्स लगना चाहिए? अब आपके मन में आंसर बिल्कुल करेक्ट आया हुआ है, मैं गारंटी ले रहा हूं, और आपके मन में आंसर आया हुआ है कि नहीं सर, एक पीरियड की इनकम को इकट्ठा करना चाहिए और उस पर टैक्स लेवी करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, पर ये पीरियड कौन सा होगा? महीने का होगा, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा, ईयरली होगा, कौन सा होगा? अब आप कहते हो ईयरली होगा, चलो ईयरली भी होगा, कौन सा ईयरली होगा? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा, 1 जुलाई से 30 जून तक होगा, कब से होगा? ईयरली भी होगा तो कब से होगा? तो कौन टैक्स पे करेगा? किस पीरियड की इनकम पर टैक्स पे करेगा और किस रेट से टैक्स पे करना होगा? क्या हमारी जितनी मनमर्जी होगी हम उतना टैक्स पे कर देंगे, या सरकार ने कहीं ना कहीं प्रोविजन बनाया कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको इतने रेट से टैक्स पे करना है? तो आखिर टैक्स पे करना है तो किस रेट से पे करना है? तो बेटा मेरे बिल्कुल सिंपल 3 सवाल हैं। पहला सवाल, टैक्स कौन पे करेगा? दूसरा सवाल, किस पीरियड की इनकम पर पे करेगा? और तीसरा सवाल, किस रेट से पे करेगा? तो चलिए इन 3 सवालों का जवाब ढूंढते हैं, और इन 3 सवालों का जो जवाब है वो एक सेक्शन के पास में है, और वो सेक्शन का नंबर है सेक्शन 4।
जब हम सेक्शन 4 की बात करते हैं तो सेक्शन 4 कौन से एक्ट का? इसी एक्ट का। कौन से एक्ट का? इसी एक्ट का। कौन से एक्ट का? इसी एक्ट का। इसी एक्ट का मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961। बेटा जब भी मैं इसी एक्ट का बात करूं, जब भी मैं एक्ट बोलूं, तो इनकम टैक्स में केवल एक ही एक्ट की बात हो रही है और दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो बेटा सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमें इन सवालों का जवाब देता है और मैं एक एक सवाल फिर से आपके सामने रखूंगा और एक एक सवाल का आंसर लिखते हुए चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पर। और अगला कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहली बात, और पहली बात, कौन टैक्स पे करेगा? इंडिया वांट्स टू नो हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो बेटा उन्होंने पहली बात का जवाब दिया, एवरी पर्सन is liable to pay tax. Every person is liable to pay tax. अब सवाल अभी भी आपके मन में ज्यों का त्यों बना हुआ है, कौन टैक्स पे करेगा? हम तो जानना चाहते थे कि इंडिविजुअल पे करेगी, एचयूएफ पे करेगा, कंपनी पे करेगी, फर्म पे करेगी, एलएलपी पे करेगी, कौन पे करेगा? पर आपने तो लिख दिया एवरी पर्सन। सर पर्सन का मतलब क्या होता है? तो बेटा अगर मैं आपको पर्सन की डेफिनेशन बता दूं, पर्सन की डेफिनेशन समझा दूं, तो आप क्या समझ पाएंगे कौन कौन टैक्स पे करेगा? यस डेफिनेटली। तो मैं आपको पर्सन की डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूं और जब पर्सन की डेफिनेशन डिस्कस करूंगा तो आपको वहां पर मैं बताकर चलूंगा कि पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन शामिल है और जो जो पर्सन की डेफिनेशन में शामिल होगा उस हर एक व्यक्ति को क्या होगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेटा पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन मीन्स, पर्सन मीन्स और नंबर 1 इंडिविजुअल। जब पर्सन की डेफिनेशन की बात की जाती है तो पर्सन की डेफिनेशन में हम सबसे पहले व्यक्ति को शामिल करते हैं, उसको नाम देते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। बड़ा अच्छा चुटकुला आया था, चलो सुनाता हूं एबीसी के नाम पर। एक सज्जन एक कॉमर्स स्टूडेंट से पूछते हैं हु इज एबीसी। तो कॉमर्स स्टूडेंट बड़ा प्यारा सा जवाब देता है, एबीसी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म। हम लोग अकाउंट्स पढ़ते होंगे और जब भी अकाउंट्स पढ़ते होंगे तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते होंगे तो एबीसी के नाम से होते होंगे। तो एबीसी कौन है? एबीसी कुछ नहीं है, एबीसी हमारे लिए तो फर्म में पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो खैर जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मिस्टर ए एक इंडिविजुअल है, आप एक इंडिविजुअल हैं, आपके माता पिता, आपके सिबलिंग्स एक इंडिविजुअल्स हैं, उनकी इनकम आ रही है, तो बेटा दे आर इंडिविजुअल्स एंड दे आर लायबल टू पे टैक्स। तो इंडिविजुअल्स पर्सन की डेफिनेशन में कवर होते हैं और पर्सन की डेफिनेशन में आ रहे हैं, हेंस दे आर लायबल टू पे टैक्स। नंबर 2 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, प्यार से इसको हम HUF बोल देते हैं, हिंदू संयुक्त परिवार। कोई हिंदू परिवार अगर ज्वाइंट रूप से रह रहा है तो ऐसे में वो एक HUF भी बना सकता है और HUF के नाम पर अगर वो इनकम कमा रहा है तो वो HUF भी टैक्स पे करने के लिए लायबल होगी। सपोज मेरे फादर साहब ने एक HUF बना दी जिसमें मैं, मेरे बड़े भाई साहब, फादर साहब, पूरे परिवार को हम ज्वाइंट रूप से रखते हैं और हमारा कोई बिजनेस था या हमने कोई प्रॉपर्टी थी उस HUF के नाम पर परचेज कर ली। तो ऐसे में अब उस हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया, कोई इनकम आ रही है तो उस हाउस प्रॉपर्टी पे उस HUF को भी क्या होगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेटा HUF को भी हम एक पर्सन मानकर चलते हैं। नंबर 3 फर्म।
इनकम टैक्स एक्ट में जब फर्म की बात की जाती है तो फर्म का मतलब यहां पर पार्टनरशिप फर्म से रहता है। फर्म का मतलब यहां पे क्या रहता है? पार्टनरशिप फर्म से। एक्ट में जब फर्म लिखा हुआ है तो उसका मतलब किससे है? पार्टनरशिप फर्म से। मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूं, फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म, और इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? एलएलपी। तो बेटा फर्म है या एलएलपी है, उसको भी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एक पर्सन माना जाएगा, और पर्सन जो होगा वो क्या होगा? आपका टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। बेटा वैसे आप लोग जानते हैं कि फर्म में क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब दे आर पर्सनली लायबल फॉर बिजनेस, ठीक है। और जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वो भी एक पार्टनरशिप है, वहां पर जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड रहती है। बस इतना ही अंतर होता है, बाकी कोई और अंतर नहीं होता। पॉइंट नंबर 4 पर बात करता हूं, तो बेटा कंपनी की बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे, मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है कंपनी, ना मैंने 1% कंपनी लिखा, ना मैंने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा, ना मैंने कोई पब्लिक कंपनी लिखा, ना मैंने इंडियन कंपनी लिखा, डोमेस्टिक कंपनी नहीं लिखा, फॉरेन कंपनी नहीं लिखा, मैंने केवल एक वर्ड लिख दिया कंपनी। तो अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं कोई शब्द मेंशन कर देता कि प्राइवेट कंपनी, तो उसका एक मीनिंग एक स्ट्रिक्ट हो गया कि भाई अब केवल अब प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है। पर जब मैं कंपनी वर्ड यूज कर रहा हूं तो अब इस वर्ड को आप एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में क्या करेंगे? यूज करके चलेंगे। मतलब कंपनी मीन्स एनी टाइप ऑफ कंपनी, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे इंडियन हो, चाहे फॉरेन हो, कैसी भी कंपनी हो, हर एक तरीके की कंपनी हमारे इनकम टैक्स एक्ट में क्या है? एक पर्सन की कैटेगरी में है, और पर्सन है तो उसको फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बहुत सारे उसके रिफाइनरीज हैं और भी उसने अपने बिजनेस चला रखे हैं, जैसे लाइक जियो वगैरह भी उसकी सब्सिडीज में आ जाता है। तो उस कंपनी को भी क्या है? इनकम हो रही है? नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। फ्यूचर ग्रुप परचेज किया, नेटमेट्स परचेज किया, बहुत सारे इनकम्स हैं उसको। तो ऐसे में वो इनकम किसको हो रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, कंपनी को। तो ऐसे में वो कंपनी भी क्या करेगी? टैक्स पे करेगी। टाटा मोटर्स है, टाटा कंसल्टेंसी है, हिंडाल्को है, वोडाफोन आइडिया है, बहुत सारी, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज। हर महीने आप मान के चलो तो कम से कम 15,000 कंपनियां इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। तो ये जितनी भी कंपनियां हैं तो ये सब पर्सन की डेफिनेशन में आती हैं, और पर्सन की डेफिनेशन में आ रही हैं तो इनको भी क्या होगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। नंबर 5, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसको हम लोग प्यार से बोल देते हैं BOI, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसको हम लोग प्यार से बोल देते हैं AOP। क्या बोल देते हैं? AOP। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूं, आप एक इंडिविजुअल हैं, हम दोनों पर्टिकुलर एक काम को करने के लिए आपस में मिल गए। सपोज कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, आप मेरे पास में आते हैं कि सर चलिए एक प्रोजेक्ट है, दोनों लोग मिलकर प्रोजेक्ट कर लेते हैं 50-50 पार्टनरशिप में। मैं चलो कर लेते हैं, और फिर जो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा सर, जो पैसा मिलेगा वो बांटेंगे, आधा आप रखना, आधा मैं रखूंगा, और आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, लाइक जॉइंट वेंचर्स, लाइक जॉइंट वेंचर्स। तो अगर मैं और आप दो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिल रहे हैं तो ऐसे में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पर जैसे मैं एक इंडिविजुअल मिला, आप एक पार्टनरशिप फर्म आए, कोई एक कंपनी आती है, और हम तीनों लोग अब मिलते हैं किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो ऐसे में हम इसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं बोल सकते, क्योंकि इस प्रोसेस में मैं तो इंडिविजुअल हूं पर आप एक फर्म हैं। कोई तीसरी चीज जो आई वो एक कंपनी है, समझ रहे हैं? इंडिविजुअल्स नहीं है। पर बेटे आप पार्टनरशिप फर्म पर्सन है, वो कंपनी एक पर्सन है। तो ऐसे में अब हम लोग जो मिल रहे हैं वो पर्सन्स मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग नाम क्या दे सकते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है। नंबर 6, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब लाइक जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, एग्जाम्पल म्युनिसिपल
कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस मतलब एमसीडी हो गया, बॉम्बे म्यूनिसिपल बीएमसी हो गया, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। तो आपके घर में भी, आपके घर जहाँ पर भी आप रहते होंगे वहाँ पर भी कहीं ना कहीं म्यूनिसिपलिटी होगी। तो जो म्यूनिसिपलिटीज़ हैं इनकी भी जो इनकम होती है उस पर भी टैक्स लगेगा। अब आप कहोगे हाय रब्बा, इनको भी इनकम होती है? बेटा बिल्कुल। दिल्ली में आओ और कभी कहीं पर गाड़ी खड़ी करने जाओ तो आपको, जैसे सीपी गए और सीपी पे आपने गाड़ी खड़ी करी तो वहाँ पार्किंग चार्जेस लगते हैं, पर आवर बेसिस पर वो पार्किंग चार्जेस किसके पॉकेट में जाते हैं? एमसीडी। आप लोग देखते होंगे कि जैसे कभी दिल्ली में, अगर मैं जैसे दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ। आप, एक पोल लगा हुआ है, पोल के ऊपर एक बड़ा सा बैनर लगा रहता है ना, वीवो, ओप्पो, है ना, किसी भी और तरीके के, कभी कभी पॉलिटिकल भी लगे रहते हैं। तो ये जो पोल लगा हुआ है, इस पर, इसको हम लोग है ना एडवर्टीजमेंट की लैंग्वेज में यूनिपोल्स बोलते हैं। तो जो ये यूनिपोल लगा, इस पर जो एडवर्टीजमेंट आया, तो वो एडवर्टीजमेंट कोई भी कंपनी अपना जहाँ पे चाहे वो पोल लगा लेगी और एडवर्टीजमेंट फ्लैश कर देगी? नहीं, वो साइट किसकी है? वो साइट एमसीडी की है, और उस साइट को एमसीडी देने के लिए क्या कर रही है? पैसे चार्ज कर रही है। पार्किंग लॉट से मंथली चार्जेस जा रहा है। बेटा बहुत सारी तरीके से इनको इनकम होती है। उनकी कुछ इनकम एग्जेम्प्ट होती है और कुछ इनकम टैक्सेबल होती है। जो टैक्सेबल इनकम है उस पर इनको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 पर आ जाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब बेटा 5-10 लोग मिलते हैं और एक सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं आपस में मिलकर, और कोई काम करते हैं। तो ऐसे केस में भी क्या होगा? उनकी इनकम पर भी टैक्स लगेगा। जैसे अमूल है, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ऐसे में उन लोगों, कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया? कैटल्स वगैरह परचेज किए, उनसे मिल्क का प्रोडक्शन शुरू किया, दूध का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, उससे उनको इनकम हुई। तो ऐसे में उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी क्या होगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 8, any other artificial judicial person not covered above। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा पर्सन जिसको आर्टिफिशियल जुडिशियल, मतलब लॉ में एक कोई आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ में एक मतलब मान्यता मिली हुई है ना, एक आइडेंटिटी मिली हुई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जुडिकल पर्सन। तो ऐसे में वो भी पर्सन भी, वो भी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होगा? आप लोगों के एजेपी में आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन की डेफिनेशन में शामिल होगा, और इन एजेपी को भी हम पर्सन मानकर चलेंगे। जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल पर बात करें तो बेटा जैसे आपके टेम्पल्स हो गए, वो आपके इसमें आ जाते हैं। आपको कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज हो गया, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपकी एजीपी में आ जाएंगी, और एजीपी भी आप लोगों के क्या होंगे? पर्सन की डेफिनेशन में कवर माने जाएंगे, और जो जो पर्सन है उन सबको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेटा हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी। हमारी प्रॉब्लम क्या थी? इंडिया क्या जानना चाहता था कि कौन कौन टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। तो एवरी पर्सन, और पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा वो मैंने आप लोगों को क्या कर दिया? बता दिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ दूसरे पॉइंट पर। दूसरा सवाल था हमारा, और दूसरा सवाल हमारा क्या था कि आखिर अगर हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स में, तो जो हमें टैक्स पे करना होगा वो कौन सी इनकम पर पे करना होगा? मैं आपको बताना शुरू करता हूं। इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द previous year shall be taxed in assessment year। इनकम जो भी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में कमाई होगी, इनकम जो भी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में कमाई होगी, उस पर आपको असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। सर, एक परफेक्ट बाउंसर के तौर पर आपकी बात हमारे सर के 2 फीट ऊपर से चली गई, क्या दोबारा से बताओगे? हम छोटे बच्चे हैं, हम अभी बाउंसर नहीं खेल सकते। आप अभी हल्के से बॉल कराओ, और वो भी बैट टू, मतलब नियर टू बैट कराओ, जिससे हम लोग इजीली उस बॉल को खेल सकें।
चलो जैसे आपकी मर्जी, समझाना शुरू करता हूँ फिर से। लिखा हुआ है इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर। दो वर्ड्स आ रहे हैं जो आपको दिक्कत कर रहे हैं, पहला वर्ड प्रीवियस ईयर और दूसरा वर्ड असेसमेंट ईयर। अगर इन दो वर्ड्स को हम लोग समझ गए तो हमारा काम क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं आपको इन दो वर्ड्स का ही मतलब समझाता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस ईयर एंड व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट ईयर। और अगर आप इन दो वर्ड्स को मीनिंग को समझ जाते हो, आपको ये लाइन यूं आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं पहले समझाऊंगा आप लोगों को असेसमेंट ईयर। नहीं सर प्रीवियस ईयर समझाओ। नहीं बेटा नहीं समझा सकता। सर प्लीज बेटा, नहीं प्लीज नहीं समझा सकता। सर क्यों नहीं समझा सकते? बड़ा सिंपल सा रीजन है। अगर आप प्रीवियस ईयर समझने की जिद करोगे मुझसे कि नहीं हमें पहले प्रीवियस ईयर का मतलब समझाओ, तो नहीं समझा सकता। और क्यों नहीं समझा सकता? तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन सुनिए। ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला है। अब जब तक आपको असेसमेंट ईयर का मतलब नहीं पता होगा बॉस, तब तक आप लोगों को प्रीवियस ईयर का मीनिंग भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि असेसमेंट ईयर का मतलब पहले समझो, पर आप लोग जिद करते नहीं प्रीवियस ईयर समझना है, पहले आपने प्रीवियस ईयर लिखा है। तो नहीं, पहले असेसमेंट ईयर समझेंगे। असेसमेंट ईयर, जैसे हम गुड नाइट को जीएन बोलते हैं, गुड मॉर्निंग को जीएम बोलते हैं, टेक केयर को टीसी बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड को बीएफ बोलते हैं। वैसे आप बीएफ किसी और को भी बोल सकते हैं, जो गर्ल्स हैं डोंट माइंड, और जो बॉयज़ हैं जीएफ बोलते हैं। उसी तरीके से असेसमेंट ईयर को भी हम शॉर्ट में ए बाय बोलते हैं। तो असेसमेंट ईयर का मीनिंग जानते हैं और असेसमेंट ईयर को शॉर्ट में हम लोग किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे, ए वाई से डिस्प्ले करेंगे। और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, तो चलिए समझना शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, डेफिनेटली टॉपिक डिस्कस करने के बाद में हम लोग इस बात को भी जानेंगे। असेसमेंट ईयर डेफिनेशन लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। A complete period of 12 months। रुक जाएंगे, अब इस चीज़ को थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद में आप इसको लिख लेना, वीडियो को पॉज करना, लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। पर पहले इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक कंप्लीट पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अगर मैं आपसे केवल जानकारी के लिए बात करना चाहूँ तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या असेसमेंट ईयर 12 मंथ से कम का पीरियड हो सकता है? क्या 12 महीने से कम का पीरियड हम असेसमेंट ईयर बोल सकते हैं? तो आंसर है नो, क्योंकि डेफिनेशन में ही लिखा है एक कंप्लीट पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मतलब 12 महीने का ही कंप्लीट पीरियड क्या होगा, असेसमेंट ईयर बोला जाएगा। पर सर जी 12 महीने कब से? आज से शुरू करेंगे तो भी अगली साल क्या होगा, 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। पर ये 12 महीने कब से शुरू करें? तो एक कंप्लीट पीरियड ऑफ 12 मंथ starting from 1st अप्रैल एवरी ईयर। 12 महीने का एक कंप्लीट पीरियड जो हर साल कब से शुरू होगा, आप लोगों के 1 अप्रैल से शुरू होगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, कैसे, जैसे 1/4/2020 है, यहाँ से भी एक असेसमेंट ईयर चालू हुआ होगा। इसके 12 महीने कब कंप्लीट हो जाएंगे, 31 मार्च 2021 पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो 12 महीने का ये कंप्लीट पीरियड क्या बोला जाएगा, एक असेसमेंट ईयर बोला जाएगा। इसको बेटा हम लोग बड़े प्यार से और शॉर्ट में बोले तो असेसमेंट ईयर ईयर्स के अकॉर्डिंग भी बात कर लेते हैं। 2020 2021 जब 31 मार्च 2021 आएगी तो ये वाला असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो गया। फिर अगले 1 अप्रैल से क्या होगा, यहां से आप लोगों का फिर से एक असेसमेंट ईयर चालू हो जाएगा। वो कब तक चलेगा, 31/3/2022 तक चलेगा। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं,
फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर से एक अप्रैल 2022 से एक नया असेसमेंट ईयर चालू होगा जो 31 मार्च 2023 तक खत्म होगा। तो बेटा 12 मंथ्स का एक कंप्लीट पीरियड ही हमेशा क्या होगा, आप लोगों का असेसमेंट ईयर बोला जाएगा। 12 महीने से कम का नहीं हो सकता और हमेशा ये 12 महीने कब से शुरू होंगे, 1 अप्रैल से। आपसे पूछना चाहे तो पूछ सकता है कि असेसमेंट ईयर कमेंस फ्रॉम, कब से कमेंस होता है, तो आप बता देंगे 1 अप्रैल से कमेंस होता है। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर का मतलब क्या जाना, एक कंप्लीट पीरियड 12 महीने का जो 1 अप्रैल से हर साल स्टार्ट होगा। अब लौटकर फिर से इस हेडिंग लाइन पर आ जाते हैं जिस पर हम लोगों ने बात की थी कि इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब समझ गए। अब आते हैं किस पर, प्रीवियस ईयर पर। सर हाँ सर, जैसे असेसमेंट ईयर को शॉर्ट में हम ए बाई से रेफर कर रहे थे, तो क्या यहाँ पर इसको पी वाई कर सकते हैं? वेरी गुड, कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, ए फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर immediately, a financial year immediately preceding the assessment year, immediately preceding the असेसमेंट ईयर। जो भी असेसमेंट ईयर है उससे जस्ट पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर बोलेंगे। मैं फिर से थोड़ा से एग्जांपल से एलाबोरेट करता हूँ, केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो केवल आप लोग इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा कि असेसमेंट ईयर 2021 एंड 2022, तो बेटा इससे जस्ट पहले वाला इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा आपका, 2020 और 2021। इसका मतलब अगर और डिटेल में बात करूं, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। तो अगर मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूं तो बेटा इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर। इसका मतलब इस पीरियड में हमने जो भी इनकम क्या की होगी, इनकम जो भी हम लोगों ने यहाँ पर अर्न की होगी, हम उस सारी की सारी इनकम को क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और इस इनकम अर्न पर हम लोग टैक्स पे कहाँ करेंगे, 21-22 में। ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल 2020 को मैंने कमाया तुरंत जाके टैक्स पे करूंगा, ना बाबा ना। ऐसा भी नहीं कि 31 मार्च 2021 को जो मैंने कमाया तुरंत जाके टैक्स पे करूंगा, ना बाबा ना। हम इस पीरियड की इनकम को क्या करेंगे, एक्युमुलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे और जो इनकम बनेगी उस पर फिर हम लोग बाद में आराम से 21-22 में क्या कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आप इस बात को समझिए कि इनकम कमाने का ईयर अलग होता है। आप इनकम कमाइए, कमाते समय आपको टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकम इकट्ठा कीजिए, टैक्स पे कर दीजिए और उस पर आप लोग सीधे टैक्स क्या कर देना, असेसमेंट ईयर में पे कर देना। ठीक है, तो इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, पर एक बात को और समझना, मिस्टर कोई अरमान है, कौन है, मिस्टर अरमान, ये एक अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इन्होंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया वो सपोज बिजनेस स्टार्ट किया 15 सितंबर 2020 से स्टार्ट कर लिया। कब से स्टार्ट किया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 15 सितंबर 2020 से। अब इनके पास इनकम आना कब से शुरू होगी, तो डेफिनेटली जिस दिन बिजनेस शुरू किया है 15/9 से इनके पास इनकम आना शुरू हो गई। तो क्या ऐसे में इनका जो प्रीवियस ईयर होगा वो क्या 1 अप्रैल से माना जा सकता है, क्योंकि 1 अप्रैल से तो इनके पास में इनकम ही नहीं है। इनके पास तो इनकम 1 अप्रैल पे तो थी ही नहीं, इनके पास तो इनकम कब से आना शुरू हुई, 15 सितंबर से। तो सरकार ने कहा कि यार ऐसे में हम तुम्हारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से क्यों माने, क्योंकि 1 अप्रैल को तुम तो पैसे कमा ही नहीं रहे थे, आपके पास में इनकम ही नहीं थी।
तो इन्होंने कहा कि फिर मैं क्या करूं? तो ऐसा कर भाई, ऐसे केस में आपने पैसा कमाने 15 तारीख से शुरू किया है, तो हम आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 15 तारीख से ही स्टार्ट कर लेते हैं, और जो खत्म होगा वो सेम फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च पे क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो आप ऐसा करो, इस पीरियड की इनकम को इकट्ठा करके जो भी आपका असेसमेंट ईयर आएगा 21-22, उसमें टैक्स पे कर दो। तो अगर प्रीवियस ईयर की बात की जाती है तो प्रीवियस ईयर का मतलब है एक फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। बट अगर आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किसी भी नए बिजनेस या प्रोफेशन को स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे केस में आपका जो प्रीवियस ईयर होगा वो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से स्टार्ट होगा और सेम फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च तक चलेगा। अब मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछना चाहता हूं। असेसमेंट ईयर तो 12 महीने से कम का पीरियड नहीं हो सकता, पर क्या आपका प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का पीरियड हो सकता है, हाँ या ना? तो यस, सत्य को प्रमाण क्या, यहां पर अगर आप इस पीरियड की बात करें तो यहां पर ये प्रीवियस ईयर माना जा रहा है और ये प्रीवियस ईयर जो है वो आपके 12 मंथ से कम का पीरियड है। तो बेटा ऐसे केस में 12 महीने से कम का भी आपका प्रीवियस ईयर हो सकता है। इस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं मैं आप लोगों से डेफिनेटली अभी डिस्कस कर लूंगा। मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन पूरी लिख देता हूं। तो ए फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, ये जो है कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है वो कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे लिखेंगे बट इफ business or profession is newly set up during the financial year, then previous year shall commence from the date of commencement of business or profession and to the 31st March of the same फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये आप अगर आपसे कोई प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन पूछता है तो आप ऐसे में पूरी की पूरी डेफिनेशन बताओगे, तभी आपकी प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन क्या होगी, पूरी मानी जाएगी। अदरवाइज आपका आंसर जो होगा वो अधूरा माना जाएगा और अधूरे आंसर पर कभी भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी बता सकते हो। मिस्टर अरमान set up a new business from 28th of September 2020. Determine his previous year। तो ऐसे केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हम लोगों ने बिजनेस नया स्टार्ट किया, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट से क्या हो जाएगा, हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, हमारे 31 मार्च तक। तो 28 ऑफ सितंबर 2022 और कहाँ तक आ जाएगा आप लोगों का, 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी आपको लिखकर दिखा रहा हूं और लिखना शुरू करेंगे।
वैसे मेरी लिखने की स्पीड बहुत हल्की है इस समय, आप लोग, मेरे को लगता है कि आप मेरे साथ में है ना, मतलब रिदम बनाए हुए होंगे, और अगर आप नहीं लिख पा रहे तो आपके पास में वीडियो को पॉज करके लिखने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। एक क्वेश्चन लिखते हैं। असेसमेंट ईयर इज ए period of 12 months, but previous year may not be, पर प्रीवियस ईयर नहीं हो सकता। एग्जामिन वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट है इसकी वैलिडिटी डिटरमाइन कीजिए। वैलिडिटी मतलब वैलिड है, इनवैलिड है, ट्रू है, फॉल्स है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है ना। तो और इसको क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर कैन बी ए पीरियड, can be a period of less than 12 months। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? यस, आपका जो प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने से कम का पीरियड हो सकता है। असेसमेंट ईयर 12 महीने का कंप्लीट होगा, पर प्रीवियस ईयर मे नॉट भी। तो आप बताएंगे फिर से यस, और जो दोनों का आंसर होगा उसके सपोर्ट में जो मैंने आपको पीछे लिखवाया था कि नया बिजनेस प्रोफेशन अगर सेटअप कर रहे हैं तो वो वाली बात को यहाँ पर आपको आंसर में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मतलब हो गया। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमें किस पीरियड की इनकम को इकट्ठा करना है और उस पर हमें किस पीरियड में टैक्स पे करना है। हमने कमाया, तुरंत के तुरंत टैक्स पे करने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम अभी इनकम कमाते हैं, इकट्ठी करते हैं और उसको नेक्स्ट ईयर, जिसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं, उसमें आकर टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो पहली बात जो सेक्शन 4 बता रहा है कि हर एक पर्सन को टैक्स पे करना है। दूसरी बात जो सेक्शन 4 बता रहा है कि वो ये बता रहा है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करना है। तीसरी बात कि कौन सी रेट से टैक्स पे करना है। तो बेटा अगर मैं रेट्स की बात करूं, टैक्स इज टू बी पेड एज पर rates prescribed under annual finance act and income टैक्स एक्ट 1961। सर यहाँ पर एक सवाल मन में आता है, और वो एक सवाल मन में क्या आता है कि सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि आखिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या चीज़ है। पर जब आप बात करते हो एनुअल फाइनेंस एक्ट की, ये तो आपने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया, ये क्या होता है? चलिए बताता हूँ मैं आपको। बेटा आप देखते होंगे कि हर साल 1 फरवरी को हमारे देश के जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट पेश करते हैं। बजट में वो बताते हैं कि हमारे जो सोर्स ऑफ रेवेन्यूज होंगे वो क्या होंगे, जो हमारे पास पैसा आएगा उसको हम लोग किस किस जगह पे एलोकेट करेंगे, और उसी बजट में वो इनकम टैक्स के जो करंट ईयर के लिए आगे आने वाले समय के लिए जो रेट्स एप्लीकेबल होंगे उनके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। ये जो बजट पेश करते हैं इसको हम लोग फाइनेंस बिल भी बोलते हैं। पहले फाइनेंस बिल जो होता है वो लोकसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा में पास हो जाता है। लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद में ये जो फाइनेंस बिल होता है वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो ऐसे में इसके ऊपर क्या करते हैं, अपनी स्वीकृति दे देते हैं। जब तक ये प्रेसिडेंट के पास जाता है तब तक ये फाइनेंस बिल ही बोला जाता है, और राष्ट्रपति साहब की असेंट मिलते ही, स्वीकृति मिलते ही ये
फाइनेंस बिल से इसका नाम चेंज होकर फाइनेंस एक्ट हो जाता है और हर साल होता है, इसलिए इसको हम लोग एनुअल फाइनेंस एक्ट भी बोलते हैं। तो जो ये एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है इसमें भी आप लोगों के जो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग रेट्स होते हैं उनका डिस्कशन किया जाता है। तो जो उस एनुअल फाइनेंस एक्ट में रेट्स बताए जाएंगे उनके आधार पर, और कुछ इनकम ऐसी हैं जिन पर जो रेट्स हैं वो आपके इनकम टैक्स एक्ट में बताए गए हैं, तो उनके आधार पर आपको क्या किया जाएगा, टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो इनकम रेट्स हैं वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में भी मेंशन है और जो रेट्स है वो हमारे एनुअल फाइनेंस एक्ट में भी मेंशन है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के साथ में क्या किया, जो रेट्स थे आप लोगों के उन रेट्स का डिस्कशन किया। रेट्स तो बेटा हम मतलब हमें जो अब आगे जैसे जैसे हम इनकम पर मतलब चलते रहेंगे और जैसे जैसे हम अपने मतलब क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे उनके रेट्स के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, आज की क्लास को इतना ही होल्ड करते हैं, बाकी क्लास को हम लोग अपने कल की क्लास से और आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन हैव ए गुड टाइम, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।